नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि यूपी के मऊ जिले के घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि मऊ का चुनाव लोकतंत्र बचाने और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का चुनाव है। कांग्रेस पूरी तन्मयता से साथ रहेगी। वहीं अजय राय के ऐलान के बाद कहा यह जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया का यह पहला इम्तिहान साबित होगा, क्योंकि परसेप्शन के लिहाज से इस उपचुनाव के बहुत मायने हैं। विपक्षी एकता की कवायद का यह चुनाव लिटमस टेस्ट है, क्योंकि भाजपा के लिए खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन इंडिया में इस समय सपा में शामिल और कांग्रेस भी है। घोसी उपचुनाव में कांग्रेस सपा का समर्थन अब करने के लिए जा रही है और ये इसका ऐलान जो है राय ने खुद किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, देखिए, इंडिया का इम्तिहान अब घोसी विधानसभा सीट से शुरू होगा। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि मऊ जिले के घोसी विधानसभा में 5 तारीख को मतदान होना है। साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर के 40 स्टार प्रचारक जो है उनको मैदान में उतार रखा है। सभी स्टार प्रचारक जो है लगातार सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार कहा जा सकता है कि सरकार एक तरफ अपने जो प्रत्याशी हैं उसके लिए लगातार जो है प्रतिबद्ध है, लगातार जो योजनाएं हैं सरकार की वो बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने पूरी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका समर्थन कर दिया है। साफ कहा सकता है 5 सितंबर को जब मतदान होगा उसमें जो है उसी के बाद 8 सितंबर को जो मतदान की वोटिंग है वो होना है। साफ कहा जा सकता है जिस तरीके से विपक्ष जो है लगातार बीजेपी वर्सेस जो है इंडिया जो है चल रहा है। लगातार कह सकते हैं कि बीजेपी जहां अपनी योजनाओं को लेकर के मैदान में है, बीजेपी लगातार गरीब जो किसान हैं उनके मुद्दों को लेकर के, आवास के मुद्दों को लेकर के, उज्ज्वला योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं जो बताने की कोशिश करती है। हर जो भी चुनाव होते हैं हर चुनाव में बीजेपी अपने मुद्दों को साथ पहुंचती है। लेकिन वहीं अगर विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष कहीं ना कहीं हर योजनाओं को लेकर के अपनी जो उम्मीद जो चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश करती है। पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एनडीए वर्सेस इंडिया हो चुका है और पूरी तरीके से कांग्रेस ने भी समर्थन किया है सपा के प्रत्याशी को। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जो है सपा के साथ मिल करके किस तरीके से रणनीति बनाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से जो वहाँ की जनता है उसको जो है अपने फेवर में लेते हैं, किस तरीके से योजना बनाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो घोसी विधानसभा है उस क्षेत्र में किस तरीके से काम किए जाएंगे। जी बिल्कुल शुभम, देखिए कि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया इस सीट से। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया। कांग्रेस की बात की जाए तो उन्होंने समर्थन दिया है समाजवादी पार्टी को। बीएसपी इस वक्त कहां खड़ी नजर आ रही है? बीएसपी का कोई बयान भी नहीं आया, किसी का समर्थन भी नहीं आया, क्यों चुप्पी साधी हुई है? जी बिल्कुल कह सकते हैं, जहां अगर हम बात करते हैं एनडीए और इंडिया की, एक तरफ से जो भी छोटे दल हैं सभी जो है इंडिया की तरफ जा रहे हैं। साफ कहा सकता है कि एक जितने भी छोटे दल हैं वो सब जो है एकजुटता के साथ जो है इंडिया के खिलाफ जो है अपनी जो रणनीति है वो बना रहे हैं। किस तरीके से जो घोसी विधानसभा है उसका जो फोकस है सबसे ज़्यादा लोकसभा चुनाव पर होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में नज़दीक आ रहा है। उसको लेकर के एनडीए वर्सेस इंडिया का जो गठबंधन है वो देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके से चल पाता है और कितना कारगर होगा 2024 में। और घोसी विधानसभा जो है वहाँ के जो मतदाता हैं उनको किस तरीके से योजनाओं के बारे में बता पाएंगे। अगर हम बीएसपी की बात करते हैं, बीएसपी की तरफ से अभी तक किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है कि आखिरकार वो इंडिया की तरफ जा रहे हैं या फिर जो है खुद जो है अपने सिंबल पर या अपने पार्टी पर जो है चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी तक पूरी तरीके से बसपा सुप्रीमो जो मायावती हैं उनकी तरफ से चुप्पी साधी गई है। बीजेपी हर वक्त मोर्चे पर तैनात नजर आ रही है और कुछ दिनों पहले बीजेपी ने चुनाव प्रचार में वो जो लिस्ट है, फेहरिस्त है, वो जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारक जो है वो घोसी सीट पे उतारने वाली है प्रचार के लिए। शुभम,
बिल्कुल कह सकते हैं बीजेपी जब भी कोई चुनाव आता है बीजेपी अपनी जो रणनीति है वो पहले से तैयार कर लेती है। बीजेपी हमेशा अपने जो सरकारी योजनाएं हैं उनको लेकर के जो योजनाएं लोगों के हितों के लिए जनता के जो हित की बातें उन सभी योजनाओं को लेकर के मौके पर पहुंचती है। उन सभी योजनाओं को बखूबी जो है वो बताती है कि सरकार की तरफ से कितनी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में। और जो उनके छोटे कार्यकर्ता हैं उनकी अगर बात कर लेते हैं तो वो भी उन योजनाओं के बारे में बताते हैं। अगर जाहिर सी बात है जब आपके पास सारी चीजें होती हैं, जब आपके पास स्टार प्रचारक अच्छे होते हैं तो जाहिर सी बात जो सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो बताने में बहुत आसानी हो जाती है। इसका साफ जो अंदाजा है वो लगातार जो चुनाव होते हैं उसमें जो है सहभागिता जो है बीजेपी की जो होती है वो देखी जा सकती है। किस तरीके से बीजेपी लगातार जो है बढ़ चढ़ करके जो है हिस्सा लेती है, ये सभी चीजें जो है सामने आती हैं। और पिक्चर क्लियर जो है 8 सितंबर को हो जाएगा कि किसकी जीत इस पे होती है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के एक स्कूल का वीडियो खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला टीचर विशेष समुदाय के एक बच्चे को क्लास के अंदर बाकी छात्रों से बारी बारी से पिटवा रही है। वीडियो के वायरल होने के बाद टीचर के खिलाफ बच्चे के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी महिला टीचर का नाम तृप्ता त्यागी है। आरोपी महिला टीचर ने अब इस मामले पर सफाई दी है। महिला टीचर ने कहा है कि बच्चे के पिता उसको पीटते हुए स्कूल लेकर आए थे। पिता ने कहा था कि ये कुछ काम नहीं करता है, इसे ठीक कर दो, मैं विकलांग हूं और मैं उठ नहीं सकती, इसलिए क्लास के बच्चों से उसे पिटवा दिया। बच्चे को मारने वाले कुछ छात्र भी उसी विशेष समुदाय से है। महिला टीचर ने कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे एडिट किया गया है। हालांकि मुझे बच्चों से उसे नहीं पिटवाना चाहिए था, ये गलत है। मैं अपनी गलती मानती हूँ, मेरा सांप्रदायिक भेदभाव का कोई इरादा नहीं था। गरी होगा शायद, मैं देखा भी नहीं भी सही से। मैं तो डिक्लेयर कर दिया, मोहम्मद बच्चेन की माँ चली जाओ। सही कह रही जी, पढ़ाई खराब हो। पता लगा जी एक क्या तुम मार रहे हो इसके, जोर से मारो ना। चलो और किसका नंबर है, चोरे तू भी खड़ा हो रहे समझा, बाहर कोई नहीं किसने मिला था। चलो आपकी बार कमर को मारो, तो कमर को मरवाया मैडम ने। क्यों? एक दो गलती दिखा रही थी। क्या 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 गलती हुई थी आपसे? पढ़ा याद नहीं, बोल रहे क्या गलती हुई थी बेटा? पढ़ा याद नहीं था। मैडम ने और क्या कहा था? उन्होंने कहा तो इनका मुंडनों को जोर जोर के मार रहे हो। किन से पिटवाया था आपको? बच्चों से। मैडम ने जो है बच्चों पे चितवाया, ये होया। देखा आपने वीडियो देखा, उसमें बच्चे वार सिर्फ पूरी क्लास के बच्चे छेतरे, तकरीबन 1 घंटे तक बच्चा टॉर्चर करा, ये देखा। अच्छा, कल आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप कार्रवाई को मना कर रहे थे कि कोई कार्रवाई नहीं चाहते, कोई दबाव था, क्या था? ना दबाव कुछ नहीं था। हम चाहते हैं कि ये जो है मामला हिंदू मुस्लिम पर ना जाए और भाईचारा है यहाँ और रहेगा। ये परसों का मामला है और बच्चों से को पिछवाने का मकसद कोई ऐसा नहीं था कि भाई ये कोई हिंदू मुस्लिम मामला करना, ये कोई ऐसा वो नहीं था। वो तो उन्होंने काट पीट करके वीडियो बना के डाल दी। ये जो बच्चा था जिसकी पिटाई की गई उसका क्या नाम था, वो कौन सी क्लास का था? उसका नाम अल्तमस था, वो 1st क्लास का था। क्या ऐसी वजह थी कि जो साथी बच्चों से ही उनकी पिटाई करवानी पड़ी, ऐसी क्या नाम बताइए? उसके फादर एक दिन पहले जो है उसे पीटते हुए लाए। एक दिन पहले क्या, उसी दिन कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है, इसे थोड़ा टाइट करो आप। मैंने कहा, उनका ठीक है मैं टाइट कर दूंगी। तो मैं विकलांग हूँ, मेरे से बच्चे को उठ के मारा नहीं जाता, तो मैंने सोचा 2-4 बच्चे से एक आधा लगवाऊंगी तो ये बच्चा अपना काम करने लगा। बच्चा को इतनी तेज तो मार नहीं सकता। पब्लिक स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर।
उसमें बच्चों से एक बच्चे की पिटाई कराई जा रही है। उसमें 2 टीचर भी दिखाई दे रहे हैं। एक तो टीचर है, एक का क्लियर नहीं है कौन है। ये दो उसमें से एक भड़का रहा है और वो पिटाई कर रहा है बच्चा। तो इन दोनों टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और साथ ही स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें अवगत कराना है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाने की बात संज्ञान में आई है। इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत वीडियो की जांच पड़ताल कराई गई। तो जो प्रारंभिक तौर पे जो तथ्य प्रकाश में आए हों इस प्रकार है। ये वीडियो मंसूरपुर थाना क्षेत्र के खुब्बापुर गांव का है, जहां पर एक महिला द्वारा अपने घर में स्कूल संचालित किया जा रहा है और उसी स्कूल की कक्षा का ये वीडियो है, जिसमें महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चे से उसके स्कूल की काम न करने पर पिटवाया जा रहा है। तो मुजफ्फरनगर का ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष मिश्रा हमारे साथ सीधे मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या कार्रवाई हुई है टीचर के खिलाफ? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी यहाँ पर अगर खुब्बापुर के मामले की पूरी बात करें तो यहाँ पर नरेश टिकैत के द्वारा दोनों ही पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया है। हालांकि पुलिस के द्वारा जो टीचर है उनके खिलाफ 323 और 504 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। अब ये देखना ये होगा कि दोनों पक्षों के फैसले के बाद अब प्रशासन इसमें क्या कुछ कार्रवाई करेगा। टीचर का हमने बयान सुना, वो एक तरफ कह रही है कि बच्चे इतनी जोर से नहीं मार सकते, लेकिन वीडियो में जो सुना जा रहा है कि और तेज से मारो, वो लगातार कह रही है गाल पे मत मारो क्योंकि गाल लाल हो चुका है। तो 2 चेहरा दिख रहा है टीचर का। जी बिल्कुल, टीचर का अगर जो टीचर हैं इसमें उनसे हमारी बात हुई सुबह और उनका कहना है कि जो उनके जो बयान है उनको तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। उनकी कोई भी इस तरह की कोई मंशा नहीं थी कि वह किसी संप्रदाय विशेष के लड़के को इस तरह से कोई ट्रीट करें। और उनके द्वारा जो किया गया है वो कहीं ना कहीं उसका पछतावा भी उन्हें है। वो कह रहे हैं कि हाँ, बच्चों से जो जिस तरह से उसके गाल पर चाटे लगवाए गए वो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन जो हिंदू और मुसलमान का जो रंग दिया जा रहा है वह भी कहीं ना कहीं गलत है। और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो इस तरह से जिसे इसे मुद्दा बनाया जा रहा है यह नहीं बनाया जाना चाहिए। जब से ये वीडियो वायरल हो रहा है आशुतोष, एक सवाल ये भी खड़े हो रहा है कि जो वीडियो बना रहा था वो कौन था, वो स्कूल में क्या कर रहा था, क्योंकि उसकी तरफ से भी लगातार भड़काया जा रहा था। जी बिल्कुल, इसमें टीचर ने भी हमें बताया कि जो इसके द्वारा ये वीडियो बनाई गई है वो छात्र का चाचा था और स्कूल में जो है वो इस काम के लिए आया था और कहीं ना कहीं उसके द्वारा उकसाकर टीचर से इस तरह के जो बयान है वो निकलवाए गए। क्योंकि टीचर का साफ तौर पर कहना है कि उनके पिता के द्वारा ही जो छात्र है जिसके साथ बच्चों के द्वारा जिस पर चाटे लगवाए गए, उसके जो छात्र के जो पिता है वो एक दिन पहले आए थे और उन्होंने टीचर से कहा था कि इनके साथ तो थोड़ी बहुत सख्ती कीजिए, ये पढ़ाई नहीं करता है। और इसी के चलते अगले दिन जो चाचा उनके आए हैं उनके द्वारा कहने के बाद ही इस तरह की ये जो जितना भी प्रोपेगेंडा है ये उसके बाद हुआ है। तो टीचर का साफ तौर पर आरोप है कि एक साजिश के तहत जो है उन्हें फंसाया गया। अब कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के नरेश, उनके द्वारा भी यहीं पर इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी काफी ज्यादा निकल के सामने आ रही है। राहुल गांधी ने भी काफी कुछ कहा है, ओवैसी भी कह रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए कि राहुल गांधी ने कहा है कि ये बीजेपी का केरोसिन है जो कि हर जगह छिड़का जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लगातार ट्वीट करने के बाद ही प्रकाश में आया है और इस ट्वीट के जरिए ही कहीं ना कहीं ये इस समय इंटरनेशनल मुद्दा भी बन गया है। यह परसों की खबर है और 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया अब देखना होगा कि टीचर के खिलाफ और क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष आपका तमाम जानकारियों के लिए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को लाल डायरी के मुद्दे को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। उनसे इस मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतरने को कहा। इसके साथ ही शाह ने कहा है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों के लिए ढेरों काम किए हैं। सुनिए। फोल्डर मत रखना, वरना अशोक गहलोत नाराज हो जाएंगे। तो दिलीप भाई ने पूछा कि फोल्डर में क्या ऐसा है कि अशोक गहलोत चिढ़ जाएंगे। मैं बताऊं आपको क्या था, जानना है भाइयों क्या था अंदर। ये फोल्डर का कलर, वो डायरी का कलर लाल रंग का था। अब दिलीप भाई को बोला मालूम नहीं है कि आजकल गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला, जरा बताओ तो राजस्थान वालों। डायरी का आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारनामे छिपे हुए हैं।
अरबों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्टा वो लाल डायरी के अंदर है। और मैं गहलोत साहब को कहने आया हूं, एक चंद लोग बेचकर नारे लगाने से कुछ नहीं होता। जरा भी शर्म बची है तो लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव के मैदान में आइए, हो जाए दो दो हाथ। मोदी जी ने हमारे स्पेस मिशन को नई गति, नई ऊर्जा दी और आज चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर पहला पहुंचने वाला देश हमारा भारत बना है। ये समग्र देश के लिए गौरव का विषय है मित्र। मैं आज अभी जो लोग नारे लगाते थे उनको कहना चाहता हूं, नारे लगाने की जगह चंद्रयान को आगे बढ़ाया होता तो आज नारे लगाने की बारी नहीं आती, आपका भी नंबर होता है। 70 साल से देश के किसान जिस चीज की मांग कर रहे थे कि एक सहकारिता मंत्रालय अलग हो, मोदी जी ने 75 साल की किसानों की मांग को पूरा कर अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। मैं आप सभी को निवेदन करता हूं, जोर से ताली बजाकर मोदी जी के इस फैसले का स्वागत करिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा खत्म करने के बाद आज शनिवार को स्वदेश लौट आए हैं और स्वदेश लौटते ही उन्होंने बेंगलुरु के इसरो सेंटर गए और पीएम ने इसरो के वैज्ञानिकों को सैल्यूट किया और उन्हें इस मिशन के लिए बधाई दी। पीएम ने कहा कि चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंड उतरा था, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, सुनिए। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को
उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक यात्री ट्रेन के कोच के अंदर आग लगने से कम 9 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 20 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी पीड़ित उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। बताया ये भी गया है कि जिस कोच में आग लगी उसमें कुल 55 यात्री सवार थे। वहीं रेलवे सूत्रों ने बताया है कि ये घटना लखनऊ रामेश्वरम एक्सप्रेस पर हुई है। दक्षिणी रेलवे में हादसे में मरने वालों की परिवार को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की राशि जो है उसको देने की घोषणा कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदुरै ट्रेन हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संवेदनाएं प्रकट की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यूपी के घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। और चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के पूर्व मुख्य सचिव वी.के. जंजुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। बता दें कि प्रेस क्लब सेक्टर 27 में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। वहीं वी.के. जंजुआ अपने ऊपर लगे करप्शन के आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वी.के. जंजुआ ने कहा है कि मुझे लगता है कि मुझ पर लगाए जो भी आरोप है वो बेबुनियाद है। हरदोई में एक फर्जी खाद्य सुरक्षा अधिकारी पकड़ा गया है, जहां दुकान पर वसूली करते हुए पकड़ा गया है। यह आरोपी, आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र में एक किराना स्टोर और स्वीट हाउस पर एक युवक पहुंचा और खुद को खाद्य सुरक्षा का अधिकारी बताते हुए दुकान के मालिकों पर धौंस दिखाकर उनसे वसूली का काम करना शुरू कर दिया। जिसके बाद दुकानदारों को शक हुआ तो एक व्यापारी ने खाद्य सुरक्षा विभाग के आला अधिकारी को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पता चला कि वो फर्जी है। तो वही मामले की सूचना पाकर प्रभारी मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और फर्जी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के रेवाड़ी दौरे पर है, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा 2013-14 में देश में रोजगार देने में पहले नंबर पर था। आज वो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर है और निवेश के मामले में सबसे पीछे है। जेजेपी भाजपा के मंत्रियों में होड़ मची हुई है कि कौन ज्यादा लूटेगा, जिसके साथ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में फूट नहीं है। ये बात अब लोगों के मन में आ चुकी है। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा रेवाड़ी में ब्राह्मण सभा के साथ आधा दर्जन कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे थे। महाराजगंज में भारतीय रेलवे में गति शक्ति स्कीम के तहत गोरखपुर मंडल के जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली आनंद नगर से गुगली रेलवे लाइन को मंजूरी दे दी गई है। तो वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि केंद्र सरकार ने महाराजगंज जिला मुख्यालय को रेल लाइन से जोड़ने के लिए रक्षाबंधन का तोहफा दिया है और साथ ही कहा है कि भारतीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच कई दौर की बातचीत के बाद केंद्रीय रेलवे बोर्ड ने बाबत अधिसूचना जारी की है। बहुप्रतीक्षित रेलवे लाइन के बिछ जाने से पंजाब और दिल्ली से असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर चलने वाली ज्यादातर रेलगाड़ियां इसी रास्ते में चलेंगी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।